गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने अरेज के बारे में जाना और अरे के कुछ ऑपरेशंस भी देखे, अरे की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने डिस्कस की। इस लेक्चर में जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑपरेशन ऑफ अरेज की बात करता हूँ। ट्रेवर्सिंग ऑफ अरे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू एन अरे ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डिलीटिंग एन एलिमेंट इनटू एन अरे ये भी हो चुका है एंड सॉर्टिंग एन अरे ये भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है। इस लेक्चर में हम जो बचे हुए दो ऑपरेशन है दैट इज सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन अरे एंड मर्जिंग ऑफ टू अरेज, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर्च एन एलिमेंट इन एन अरे, हम एक अरे के अंदर एलिमेंट को, एक गिवन एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर वो अनऑर्डर्ड है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लगे हुए ना। तो मान लीजिए जैसे कि हमने सॉर्टिंग की तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे किसी ऑर्डर के अंदर नहीं लगे हुए। तो हम ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ऑर्डर में नहीं लगे हुए उनके ऊपर लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर सर्च, हम उनके ऊपर लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर सर्च तो इसमें हम करेंगे क्या? लीनियर सर्च के अंदर हमने जिस एलिमेंट को सर्च करना है उस एलिमेंट को सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ अरे के अंदर कंपेयर करेंगे। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है तो हम वो पोजीशन रिटर्न कर देंगे। पहले पे नहीं मिलता तो फिर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। दूसरे के साथ भी मैच नहीं करता तो हम तीसरे के साथ करेंगे, फिर चौथे के साथ, पांचवें के साथ। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टीमेटली ये nth पोजीशन तक हम चलेंगे। क्योंकि ये एल्गोरिथम है तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि एक फ्लैग सेट करना है ताकि हमारा एल्गोरिथम इनफिनाइट लूप में ना चला जाए। जी, तो लीनियर नाम का एल्गोरिथम है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। डी नाम का अरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे रखे हुए अनऑर्डर्ड वे में। ई वो एलिमेंट है जो हमने सर्च करना है और n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अरे के अंदर। सबसे पहले हमने एक फ्लैग सेट किया जिसकी वैल्यू फॉल्स कर दी। ये फ्लैग क्या बताएगा कि जैसे ही हमें कोई ये जो भी एलिमेंट जो ई हम सर्च कर रहे हैं, जैसे ही ये मिलेगा हम इस फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर देंगे, यानी कि उससे हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट हमें मिल गया और हम उसकी लोकेशन को रिटर्न कर दें। पी एक टेम्परेरी वेरिएबल है, ये काउंटर चलाने के लिए इसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी। अब हमने लूप लगाई, ये डबल लूप है, जरा ध्यान से देखना। अगर p की वैल्यू n से छोटी है, वाइल p इज लेस देन n, जब तक p की वैल्यू n से छोटी है एंड फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है, ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी। p की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए और फ्लैग इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, तब तक नीचे वाले स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें। p की वैल्यू n से छोटी है एंड फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है तो हम नीचे वाले स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि 5 to 9, 5 6 7 8 9, इतने ये 5 से लेके 9 स्टेप तक एग्जीक्यूट करेंगे। कब करेंगे? जब तक p की वैल्यू n से छोटी है एंड फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अब हमने p की वैल्यू 0 है, 0th पोजीशन पे अरे d के अंदर 0th पोजीशन पे चेक किया कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या वो ई के साथ मैच करता है या ई के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम 6 से 8 स्टेप तक एग्जीक्यूट करेंगे, 6 7 एंड 8। तो हम क्या करेंगे? फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फ्लैग की वैल्यू जैसे ही आपको एलिमेंट मैच किया हम फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर देंगे।
लिखेंगे कि एलिमेंट इज इन द लिस्ट एट पोजीशन, यानी कि जो एलिमेंट है दैट इज परसेंटेज डी, यानी कि ELE, जो भी आप एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर पीएथ पोजीशन पे है। पी मेरी ये पोजीशन है, डी पी वाली, ये पी पी। और हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे तो वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक होगी जी बात, इस लूप से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। अदरवाइज अगर डीपी की वैल्यू ELE के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देंगे P++ और वापस यहीं आ जाएंगे। अब पी की वैल्यू पहले 0 थी, अब पी की वैल्यू हो गई 1, वो भी n से छोटी है। फ्लैग की अभी वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि अगर मैच नहीं किया तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रहेगी। आप चेक कर लीजिए, अगर डीपी की इक्वल ELE है तभी 6 से 8 स्टेप है, अदरवाइज हम एल्स के पार्ट में चल जाएंगे 9th में, और 9th में जाके हम पी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। पी की वैल्यू 1 होगी, वो n से छोटी है, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है, और फर्स्ट एलिमेंट को ELE के साथ मैच किया। अगर मैच करता है फ्लैग की वैल्यू ट्रू करेंगे और एलिमेंट और उसकी पोजीशन प्रिंट कर देंगे और प्रोग्राम से ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाएंगे, इस इफ स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं है तो पी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब या तो पी इक्वल टू n हो जाएगा या फ्लैग इक्वल टू फॉल्स होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। या तो पी इक्वल टू n हो जाएगा, पी इक्वल टू n हो गया यानी कि एलिमेंट खत्म हो गए, क्योंकि एलिमेंट मेरे जीरो, जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से n-1 तक चलता है और nth इंडेक्स नंबर के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर p की वैल्यू n हो गई तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और फ्लैग की वैल्यू भी फॉल्स रही तो भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं। तो हमने क्या किया, जो ये प्रोसेस चलता रहा। अल्टीमेटली या तो मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा तो हम ये इन प्रिंट कर देंगे और प्रोग्राम से, इस लूप से बाहर निकल के 10th लाइन पे आ जाएंगे। 10th लाइन पे हम चेक करेंगे अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, फ्लैग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब है सर्च मेरी अनसक्सेसफुल हो गई, तो हम प्रिंट कर देंगे जो एलिमेंट है वो लिस्ट के अंदर नहीं है, जो भी एलिमेंट होगा वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर एलिमेंट होगा तो इस लाइन से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। So this is how we can search an element in an array. कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कहता जी लीनियर सर्च एल्गोरिथम की। मैंने आपको जैसे सॉर्टिंग के अंदर बताया था कि नंबर ऑफ कंपैरिजन हमने जानने के कितने कंपैरिजन करने पड़े सर्च एल्गोरिथम को टू फाइंड ELE इन द अरे D वेयर D कंटेन्स n एलिमेंट्स। तो हमारे पास जब भी कोई हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं तो हमारे पास 3 केस बनते हैं, एवरेज केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। एवरेज यानी कि ऑन दी एवरेज कितने कंपैरिजन करने पड़े, बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा, और वर्स्ट केस सबसे ज़्यादा, बेस्ट सबसे कम, वर्स्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, और एवरेज केस ऑन दी एवरेज मेरे को कितने कम है। सबसे पहले वर्स्ट केस देख लेते हैं। अगर मेरा एलिमेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मेरा एलिमेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मेरे लिए वर्स्ट टाइम है। सो द वर्स्ट केस occurs when one must search through the entire array D, that is when ELE does not appear in D। तो इस केस में मेरे को कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, मेरे को n+1 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। n कंपैरिजन ये बताने के लिए कि एलिमेंट नहीं को कंपेयर करने के लिए, और एक मेरे को और कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। Thus in the worst case the running time is proportional to n, जो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, n की वैल्यू चेंज कर रही है, n की वैल्यू बढ़ती या घटती रहेगी। सो जो टाइम है वर्स्ट केस दैट इज प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि वर्स्ट केस में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा n कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं। बेस्ट केस कब होगा, अगर मेरे को एलिमेंट पहली पोजीशन पे मिल जाए तो वो मेरा बेस्ट केस होगा। सो द बेस्ट केस ऑकर्स व्हेन द एलिमेंट अपीयर एट द फर्स्ट पोजीशन। अब असली काम है कि एवरेज केस का, एवरेज केस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स रादर देन बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो एवरेज केस हम देख लेते हैं, एवरेज केस क्या कहता है। सो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम लीनियर सर्च की। कहता है जो रनिंग टाइम है एवरेज केस का वो प्रोबेबिलिटी
लगाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर मेरे पास टोटल n एलिमेंट है तो पहली पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहता जी 1/n। दूसरी पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/n। तीसरी पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/n। यानी कि किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/n। और ना होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए मैं 0 कर दूं कि यानी कि एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर करता है, ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 0 है, एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो उस केस में हम देखते हैं द रनिंग टाइम ऑफ द एवरेज केस यूजेस द प्रोबेबिलिटी नोटेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। Suppose pk is the probability that element appears in dk and suppose q is the probability that ele does not appear in dk. Then p1 p2 p3 pn plus q is equal to 1। होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम जोड़ दें तो वो 1 होती है। किसी भी एलिमेंट की होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती। सिंस द एल्गोरिथम यूजेस के कंपैरिजंस, मान लीजिए जो मेरा एल्गोरिथम उसने के कंपैरिजन यूज किए व्हेन एलिमेंट अपीयर्स इन डी के। अगर मेरा एलिमेंट केथ पोजीशन पे मिलता है तो नेचुरली उसको के कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, कहता एफ एक्स इक्वल टू पहली पोजीशन पे मेरे को एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, दूसरी पोजीशन पे 2 करने पड़ेंगे, nth पोजीशन पे n करने पड़ेंगे। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो q कंपैरिजन करने पड़ेंगे, q प्रोबेबिलिटी है जो उसकी। और मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ना होने की प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 है, नेग्लिजिबल है। सपोज q इज वेरी स्मॉल एंड ele अपीयर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच एलिमेंट ऑफ डी के हर एक पोजीशन पे एलिमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो आप ऐसे कह लीजिए कि q की वैल्यू इज इक्वलेंट टू 0 एंड ईच पी आई इज इक्वल टू 1। हर एक पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/n, और q की वैल्यू कितनी है, 0। तो उसके हिसाब से अब हम जोड़ देते हैं। एफ एक्स क्या बना मेरा, 1 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/n अप टू n इंटू 1/n प्लस n प्लस 1 इंटू q की वैल्यू कर दी हमने 0, क्योंकि ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें ये कितना बन गया, मैं 1/n इसमें से कॉमन निकाल लिया, 1 2 3 अप टू n इंटू 1/n। अगर हम इसको सीरीज के हिसाब से देखें, ये जो अंदर वाली बनती है ये n इंटू n प्लस 1/2 बनता है, 1 से लेके n तक जोड़ोगे ये n इंटू n प्लस 1/2 बनता है इंटू 1/n। सो n के साथ n कट गया तो ये मेरे पास आ गया जी n प्लस 1/2। कितना आ गया जी, n प्लस 1/2। दस इसका मतलब क्या है, जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च की वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि मेरे को ऑन द एवरेज हाफ द नंबर ऑफ कंपैरिजन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द अरे डी करने पड़ेंगे। यानी कि अगर n एलिमेंट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को n/2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे ऑन द एवरेज, अगर मैं एलिमेंट्स को सर्च करता हूं। अगर ऐसी की तरह एग्जांपल लूँ, मान लीजिए अरे के अंदर 100 एलिमेंट हैं तो मेरे को ऑन द एवरेज 50 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, अगर मान लीजिए मैं 150 सर्चेज करता हूं तो। दस द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ELE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। बिल्कुल बात क्लियर है जी। तो ये आपने देख लेनी है, नहीं पता चलेगी तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास दो अरेज को मर्ज करने के लिए एल्गोरिथम है, दो अरेज को मर्ज करने के लिए, यानी कि हम दो अरेज को मर्ज कर सकते हैं, उनको जोड़ के एक नया अरे बना सकते हैं। तो मर्ज नाम का एल्गोरिथम है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ए नाम का एक अरे है जिसके अंदर ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट बी नाम का एक अरे है जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और रिजल्ट मेरा रिजल्टेंट अरे है जिसके अंदर दोनों लिस्ट ए और लिस्ट बी के एलिमेंट को मर्ज करके मैं स्टोर करूंगा। सो ये इसकी क्लैरिफिकेशन है कि लिस्ट और लिस्ट बी फर्स्ट एंड सेकंड अरे हैं जिनको आपने मर्ज करना है, पहले के अंदर n एलिमेंट हैं, दूसरे के अंदर m एलिमेंट। सो अब मेरे को 3 लूप चलानी पड़ेंगी
एक लिस्ट ए के लिए, एक लिस्ट बी के लिए और एक रिजल्ट के लिए, क्योंकि 3 अरे हैं तो तीनों के लिए। रिजल्ट के अंदर अगर लिस्ट ए के अंदर n एलिमेंट है, लिस्ट बी के अंदर m एलिमेंट है, तो रिजल्ट के अंदर n प्लस m एलिमेंट होंगे। लिस्ट के अंदर कितने होंगे जी? n प्लस, सॉरी, रिजल्ट के अंदर कितने होंगे? n प्लस m एलिमेंट होंगे। सो मैंने 3 लूप लगा दी। i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। आई मैंने लिस्ट ए के लिए ली, जे मैंने लिस्ट बी के लिए ली, के मैंने रिजल्ट के लिए। तो हम स्टेप 2 पे आ गए। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। हम स्टेप 2 पे आ गए। वो क्या कहता है? कहता है रिपीट स्टेप 3 वाइल आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एन। कहता तीसरे स्टेप को एग्जीक्यूट करें। ये तीसरा स्टेप है मेरा। कब तक? जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है एंड जे की वैल्यू एम से छोटी है, क्योंकि जो आई है वो एन माइनस वन तक चलेगी, जे है वो एम माइनस वन तक चलेगी, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है। तो आई की वैल्यू एन से छोटी है और जे की वैल्यू एम से छोटी है, तब तक नीचे वाले स्टेप एग्जीक्यूट करें। सो हमने क्या किया? लिस्ट, पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, चेक किया क्या पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो मैं रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट कॉपी कर दूंगा, पहली लिस्ट का काउंटर इंक्रीमेंट कर दूंगा, रिजल्ट का काउंटर इंक्रीमेंट कर दूंगा। अदरवाइज अगर पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से बड़ा है, पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से बड़ा है, पहली वाली कंडीशन मेरी फेल हो गई तो मैं दूसरी में आ गया, तो दूसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट इसका मतलब छोटा है, तो मैं रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट कॉपी कर दूंगा, दूसरी लिस्ट का काउंटर इंक्रीमेंट कर दूंगा, रिजल्टेंट लिस्ट का काउंटर इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर ये दोनों कंडीशनें फेल है, ना तो पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से छोटा है, ना पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब है इक्वल होंगे। एल्स, तो इसका मतलब हम एल्स पार्ट में आ गए। एल्स में आ गए। अब एल्स में आ गए तो हमें एक ही एलिमेंट डालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि एक ही एलिमेंट डाला है, दो एलिमेंट नहीं डाले, यानी कि दोनों नहीं डाले, दोनों में से दोनों को कंबाइन करके एक ही एलिमेंट डाले। ठीक होगी जी बात। तो हमने रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर, जब दोनों इक्वल है, रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट कॉपी कर दिया। आप दूसरी लिस्ट का पहला भी कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली लिस्ट का काउंटर भी इंक्रीमेंट कर दिया, दूसरी का काउंटर भी इंक्रीमेंट कर दिया और रिजल्टेंट का लिस्ट काउंटर भी इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये प्रोसीजर इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? या तो आई की वैल्यू एन से बड़ी, एन के इक्वल नहीं आ जाती, या जे की वैल्यू एम के इक्वल नहीं आ जाती। अगर आई की वैल्यू एन के इक्वल आ गई, यानी कि पहली लिस्ट में एलिमेंट खत्म हो गए, दूसरी में अभी बचे हुए हैं। अगर जे की वैल्यू एम के इक्वल आ गई तो पहली लिस्ट के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं और दूसरी की एलिमेंट खत्म हो गए। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि किसके अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं। अगर आई की वैल्यू एन से छोटी है, आई की वैल्यू किससे छोटी है जी? एन से छोटी है। आई की वैल्यू एन से छोटी है, आई की वैल्यू एन से छोटी है, इसका मतलब है पहली लिस्ट के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं। तो मैंने क्या किया? क्या कहता है? कहता रिपीट थ्रू स्टेप 5, पांचवें स्टेप को एग्जीक्यूट करें फॉर आई एल इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस टू अप टू एन माइनस वन। एल नाम से एक लूप लगा ली, आई से लेके जहां तक पे आई की वैल्यू रुकी है वहां से लेके एन माइनस वन तक आपने चलना है। रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट का वो आई से लेके एन माइनस वन एल जो जिस इंडेक्स को काउंट कर डिनोट कर रहा है वो एलिमेंट कॉपी कर देना है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है, के की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक होगी जी बात। ये प्रोसेस क्या रहेगा? चलता रहेगा। उसके बाद अगर ये वाली बात नहीं है, आई की वैल्यू एन से छोटी नहीं है, तो मैं चेक कर लूंगा क्या जे की वैल्यू एम से छोटी है। अगर जे की वैल्यू एम से छोटी है, इसका मतलब सेकंड लिस्ट के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं, पहली लिस्ट के अंदर खत्म हो गए। तो इसके लिए भी हमने
क्या किया, वो कहता जी 7 स्टेप को एग्जीक्यूट करें फॉर एल इक्वल टू J+1 J+2 अप टू M-1 तक, J से लेके L की वैल्यू J से लेके M-1 तक चलाएं और नीचे वाले स्टेप एग्जीक्यूट करें। रिजल्टेंट लिस्ट, रिजल्ट के अंदर लिस्ट बी का जेथ नहीं करना, यहाँ पे एल करना है, गलती से जे है, एलथ एलिमेंट ये कॉपी कर दिया, J इक्वल टू J+1 कर दिया, K इक्वल टू K+1 कर दिया, ये आप चलाते जाओ। ठीक होगी जी बात। तो इस तरीके से एलिमेंट क्या होंगे हमारे, मर्ज हो जाएंगे, अरे के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक होगी जी बात। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, एग्जाम्पल कोई मेरे को मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कहानी बने। ठीक है जी। फिर हम मल्टी डिमेंशनल अरेज की बात करते हैं, तो हम 2 डिमेंशनल अरे लेते हैं। मान लीजिए एक 2 डिमेंशनल अरे है हमारे पास m×n, m एज 2 डिमेंशनल m×n अरे ए अरे का नाम है और उसकी वो 2 डिमेंशनल है, एक m×n उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। द अरे कंटेन्स m×n एलिमेंट्स, जिसको आप पेयर ऑफ इंटीजर के साथ रिप्रेजेंट करोगे, जिसको मैं सबस्क्रिप्ट कहता हूँ। 2 डिमेंशनल अरे है इंटीजर्स का विद m×n में, वो एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, और C के अंदर उसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, int a m n, ऐसे उसको डिक्लेयर किया जाएगा। जो इंडिविजुअल एलिमेंट है अरे ए का, उसको फर्स्ट स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट i और सेकंड सबस्क्रिप्ट j के साथ डिनोट किया जाएगा और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपको पता है, C के अंदर आप ये कर चुके हैं। अब रिप्रेजेंट करना है 2 डिमेंशनल अरे को मेमोरी के अंदर, तो 2 डिमेंशनल अरे जिसके अंदर m×n एलिमेंट हैं, उसको m×n कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के साथ हम रिप्रेजेंट करना है। तो 2 डिमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक रो मेजर ऑर्डर है, दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर है। रो मेजर ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले हम पहली रो करेंगे, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। कॉलम मेजर ऑर्डर में पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, फिर पांचवा, इस तरीके से चलेगा। अगर हमने एड्रेस कंप्यूट करना है किसी एलिमेंट aij का, वेयर i and j are 2 सबस्क्रिप्ट्स, तो कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक तो बेस एड्रेस चाहिए अरे ए का, जिसको मैं बेस ए कहता हूं। वो क्या होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा A11 का, या आप अगर C के अंदर कर रहे हो तो A00 का, अरे A00 का 00 पोजीशन के ऊपर। और हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज करके, रो मेजर ऑर्डर के लिए फार्मूला है, ये कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए, हम लोकेशन जान सकते हैं, एड्रेस जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे होगा। रो मेजर ऑर्डर के लिए मेरे पास क्या है, अरे ए ith रो jth कॉलम, कौन सी जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, उसकी लोकेशन जाननी है। बेस ऑफ ए प्लस w विड्थ ऑफ ईच एलिमेंट। अगर आप रो मेजर ऑर्डर कर रहे हो तो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर कर रहे हो तो रो के साथ, m मेरी नंबर ऑफ रोज है, n मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो कहता w इंटू n इंटू आई माइनस लोअर बाउंड प्लस j माइनस लोअर बाउंड। पहले i होगा फिर j होगा, पहले i होगा फिर j होगा। जब आप कॉलम मेजर ऑर्डर कर रहे हो देन बेस एड्रेस ऑफ a प्लस w मल्टीप्लाइड बाई m, j माइनस लोअर बाउंड प्लस i माइनस लोअर बाउंड। पहले j होगा फिर i होगा, इसमें i पहले है j बाद में है, इसमें j पहले है i बाद में। ठीक होगी जी बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये फार्मूला था, फार्मूला आपने याद कर लेना है। कहता मान लीजिए ईच एलिमेंट ऑफ अरे स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। अब रो मेजर ऑर्डर के अंदर स्टोर है, ऑक्यूपाइज 4 यूनिट्स ऑफ स्टोरेज, 4 यूनिट मेमोरी स्टोर कर रहा है। इफ ए इज डिनोटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ए कहता नीचे दिए हुए चीज से रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज द एंड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज 100, फाइंड द एड्रेस ऑफ द इंडिकेटेड अरे एलिमेंट। जो आपको अरे एलिमेंट बताए गए उनका एड्रेस बताएं। सो पहला है मेरे पास A 10 20, यानी कि जो ये अरे ए है
वो उसके अंदर 10 रोज हैं, 20 कॉलम्स हैं, और हमें A51 फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा उसका एड्रेस जानना है। और ये 2020 का अरे है, इसमें 18th और 17th का जानना। सो लोकेशन ऑफ 51 कैसे मिलेगी? बेस एड्रेस 100 है, प्लस विड्थ ऑफ ईच एलिमेंट 4 यूनिट्स, वो कह रहा है 4 यूनिट्स ऑफ मेमोरी 4 है। क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है तो कॉलम लिखा जाएगा 20 इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, 5 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0। ठीक होगी जी बात? 100 प्लस 4 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 100 आ गया, ये 1 हो गया 101, 101 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 404 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 504 आ जाएगा। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द मेमोरी। अगर आपने 18 एंड 17 की लोकेशन जाननी है, ये दूसरे एरे के अंदर है, 100 प्लस 4 इंटू 20, ठीक है जी, दोनों में 20 है, बट हमने क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है कॉलम लिखना है, 20 इंटू 18 माइनस 0 प्लस 17 माइनस 0, तो इनको आप इवेल्युएट करोगे तो आपके पास 1524 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, आप कैलकुलेट कर लेना, अपने आप इवेल्युएट करना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये रो मेजर ऑर्डर की बात है, कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए मैं आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँ, आप उसको इवेल्युएट करके देखना। अब मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। एक m इंटू एन मैट्रिक्स, वो एक अरे है m इंटू एन नंबर का, अरेंज्ड इन m रोज एंड l कॉलम्स। मान लीजिए मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मल मैट नाम का मेरे पास एल्गोरिथम है। ये पहला है ए अरे 2 डायमेंशनल, ये बी है, ये फर्स्ट अरे ए, सेकंड बी, रिजल्टेंट जिसके अंदर मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू डालेंगे वो सी है। ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है। ठीक होगी जी बात? हियर ए इज एन अरे ऑफ m इंटू ए के अंदर m इंटू पी एलिमेंट है, बी के अंदर p इंटू n एलिमेंट है। ए के अंदर m इंटू पी एलिमेंट है, बी के अंदर p इंटू n एलिमेंट है। ये ध्यान रखना, मैं एक डायमेंशन बोल गया था, दोनों डायमेंशन। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज स्टोर्ड इन सी एंड कंटेन्स m इंटू n एलिमेंट्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट किसके अंदर स्टोर होगा? सी के अंदर, उसके अंदर m इंटू n एलिमेंट हो गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए के अंदर m इंटू पी एलिमेंट है, बी के अंदर p इंटू n एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर पहले अरे की कॉलम दूसरे अरे के रो के बराबर होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिसेस की, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हो तो ये बात देख लें। तो क्योंकि अब हमने 3 वेरिएबल ले लिए आई, जे और के, क्योंकि 3 लूप हम चलाएंगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए। तो फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन m i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस। ठीक होगी जी बात? i की वैल्यू 0 से लेके लेस देन m तक, j की वैल्यू 0 से लेके लेस देन n तक। सी आई जे इक्वल टू 0, मैंने जो पहला एलिमेंट है अरे सी के अंदर उसको 0 इनिशियलाइज कर लिया। अब फिर लूप लगाई, फॉर k इक्वल टू 0 k लेस देन m k प्लस प्लस, के की वैल्यू भी 0 से लेके लेस देन m तक चलेगी। ठीक होगी जी बात? सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। ये आप स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है हमारी, इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम क्या करेंगे, जब भी कोई एलिमेंट आपने रो के अंदर है तो हम क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो हमारे पास एक एलिमेंट आता है। तो जो पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को पहले रो के पहले एलिमेंट के दूसरे के पहले रो के साथ मल्टीप्लाई, या पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको स्टोर करके आपको पीछे वाले में ऐड भी करना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही है, सी आई जे इक्वल टू सी आई जे, ये ऐड करने के लिए है, प्लस ए आई के इंटू बी के जे। इसको आप प्रोग्राम बना के देखना,
अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि कितने मल्टीप्लिकेशन हुए, तो इसके अंदर m इंटू एन इंटू पी मल्टीप्लिकेशन हुए, तो जो इसकी मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी है वो m इंटू एन इंटू पी है। ठीक है जी। स्पर्स मैट्रिसेस क्या होते हैं? कहता है स्पर्स मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके अंदर हाई नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज होती हैं, ऐसे मैट्रिसेस को मैं स्पर्स मैट्रिसेस कहता हूँ। द मैट्रिसेस दैट कंटेन हाई नंबर ऑफ जीरो एंट्रीज दे आर कॉल्ड स्पर्स मैट्रिसेस। कहता सपोज अगर मैं इस तरीके के मैट्रिसेस को सारे के सारों को मेमोरी के अंदर प्लेस कर दूंगा तो इससे वेस्टेज होगी मेमोरी, क्योंकि जीरो स्टोर करने के लिए इट्स अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो हम सिर्फ वही एलिमेंट स्टोर करेंगे जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कहता सपोज टू प्लेस इन मेमोरी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए। मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो हों, ऊपर वाले जीरो हों, उनको मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता हूँ। कहता है इट वुड बी वेस्टफुल टू स्टोर दोज एंट्रीज अबव मेन डायगोनल ऑफ ए के जो अरे जो मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर वाली एंट्रीज को स्टोर करना कहता वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, क्योंकि उसके ऊपर एलिमेंट डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जीरो है, सिंस दे आर ऑल जीरो, हैंस टू स्टोर ओनली द अदर एंट्रीज ऑफ ए इन अ लीनियर अरे बी। तो हम बाकी जो एंट्रीज हैं जो नॉन जीरो हैं उनको स्टोर कर लेंगे किसके अंदर? लीनियर अरे बी के अंदर। यानी कि बी जीरो पोजीशन पे मैं ए वन वन करूंगा, बी वन के अंदर ए टू वन करूंगा, बी टू के अंदर ए टू टू करूंगा, बी थ्री के अंदर ए थ्री वन करूंगा, एंड सो ऑन। सो बी विल कंटेन 1 2 3 up to n, that is n into n plus 1 by 2 element, which is about half as an element as a two dimensional n into n array. So हमारी क्या होगी? इससे आधी पोजीशंस बच जाएंगी, हाफ मेमोरी लोकेशन बच जाएंगी अगर हम एलिमेंट को इस तरीके से स्टोर करेंगे। देखते हैं आगे आपने एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना। ये अगर आप फोटो में देखें, ये मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये देख लीजिए डायगोनल से ऊपर वाली सारी वैल्यूज जीरो हैं। ए वन वन नॉन जीरो है, ए टू वन नॉन जीरो है, ए टू टू नॉन जीरो है, इसी तरीके से ए एन वन ए एन टू अप टू ए एन एन, ये सारी की सारी नॉन जीरो हैं ये ऊपर। सो ऊपर वाली वैल्यू हमने स्टोर नहीं कर। कहता हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ ए जे के इन आवर प्रोग्राम। we will want the formula that gives us the integer l in terms of j and k। हमें एक ऐसे फार्मूले की जरूरत है जो मेरे को l की वैल्यू बता दे इन टर्म्स ऑफ j एंड k, दैट इज बी एल इक्वल टू ए जे के। यानी कि मेरे को j k की वैल्यू पता हो तो मेरे को l की वैल्यू पता चल जाए। l रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग ए जे के। कहता l क्या रिप्रेजेंट करता है? लिस्ट के अंदर एलिमेंट उस ए जे के एलिमेंट तक, उस तक, यानी कि ए टू टू तक। अगर मान लीजिए जे की वैल्यू टू है, के की वैल्यू टू है, तो यहां तक कितने एलिमेंट है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं पहली लाइन के अंदर देखूं तो एक एलिमेंट है, दूसरे के अंदर दो है, तीसरी के अंदर तीन है, चौथी के अंदर चार है, और लास्ट के अंदर आपके जे माइनस वन होंगे। ये अगर मैं इसको जोड़ूंगा ये जे इंटू जे माइनस वन बाय टू हो जाएगा इन द रोज अबव ए जे के। कहता इतने जे इंटू जे माइनस वन बाई टू एलिमेंट है अबव ए जे के। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर जे की वैल्यू टू है, के की वैल्यू वन है, तो मैं जे की वैल्यू पुट कर देता हूँ टू इंटू टू माइनस वन बाई टू, टू इंटू टू माइनस वन बाई टू, तो टू माइनस वन हो गया तो ये वन रह गया, टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू को टू से किया वन। अब आप चेक कर लीजिए ए टू वन के ऊपर ए की एलिमेंट है, तो क्या कह रहा है कि जे इंटू जे माइनस वन बाई टू एलिमेंट उसकी ऊपर वाली रोज में होंगे, जिस रो के अंदर ए जे क्या है उसकी ऊपर वाली रोज में, उसके अंदर नहीं, उसकी ऊपर वाली रो। एंड देयर आर के एलिमेंट इन रो जे अप टू एंड इंक्लूडिंग ए जे के, और के एलिमेंट है वहां तक। जैसे कि अगर मैं के की वैल्यू पहले ए टू वन की बात करूं तो के के अंदर के की वैल्यू कितनी है? वन, तो यहां तक इस रो में वन एलिमेंट है। यहाँ के की वैल्यू टू है तो यहाँ तक इस रो में टू एलिमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ दूँ, इसको और इसको जोड़ दूँ तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। सो एल इज इक्वल टू जे इंटू जे माइनस वन बाई टू प्लस के। तो एल की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पे मैं एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। फिर एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये भी एक स्पर्स मैट्रिक्स है। ट्राई डायगोनल कौन सा होता है? जिसके अंदर तीन डायगोनल्स, ये देख लीजिए, तीन डायगोनल नॉन जीरो, बाकी सारी एलिमेंट जीरो, तीन बीच के तीन,
एक सेंटर से ऊपर, एक सेंटर के नीचे। सो कहता है कंसिडर एन स्क्वायर ट्राई डायगोनल रे, नोट दैट ए हैज n एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल, n माइनस 1 एलिमेंट अबव एंड n माइनस 1 एलिमेंट बिलो द डायगोनल, हेंस ए कंटेन्स एट मोस्ट 3n minus 2 non-zero elements. और सपोज वी वांट टू स्टोर ए इन अ लीनियर रे बी, दैट इज b1 a11 को b1 के अंदर, a12 को b2 के अंदर, a21 को a3 के अंदर, a22 को b4 के अंदर। और हमें फार्मूला चाहिए जैसे पहले ढूंढा, फाइंड द फार्मूला दैट विल गिव अस L in terms of J and K such that BL equal to AJK. So अब हमें पता है, कहता देर आर, अब इसने सीधा निकाल दिया, देर आर 3 इंटू जे माइनस 2 प्लस 2 एलिमेंट्स अबव ए जे के। हम इसको चेक कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं इसे A33 को चेक करता हूँ। अब जे की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि 3 है, जे की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए, A33 की अब वाली रोज में 5 एलिमेंट हैं, 2 और 3 5। बिल्कुल बात क्लियर है जी। मान लीजिए मैं A55 को चेक करना चाहता हूँ, जे की वैल्यू 5 है, 3 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 2, 5 माइनस 2 इज 3, 3 3 9, 9 हो गया, 9 प्लस 2 11, 5 5 के ऊपर देख लीजिए 11 एलिमेंट हो गए, 3 3 6, 3 9 और 2 11। एंड k minus j plus 1 elements to the left of a j k minus j plus 1 एलिमेंट कहता है उसके लेफ्ट में है। अगर मान लीजिए मैं k45 की बात करता हूं, तो यहाँ पे j4 है, k5 है, तो 5 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। और चेक कर लीजिए 2 एलिमेंट इसके लेफ्ट में और एक ये खुद हो गया। तो फार्मूला क्या बना, 3 इंटू जे माइनस 2 प्लस 2 प्लस k माइनस जे प्लस 1 प्लस 1 ये खुद हो गया प्लस 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे 2j प्लस k माइनस 2। सो एल की वैल्यू को j और k की टर्म में क्या हुई, 2j प्लस k माइनस 2। इससे इस एलिमेंट की लीनियर अरे में हमें पोजीशन मिल जाएगी। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।